आउटपुट दिख रहा है सबको? बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको? देखो। दिख रहा है सर। ठीक है, एक मिनट। ओके, ठीक है। Okay, see, today we are going to start a new topic, and that is environment and ecology. So first of all, you should know that कि क्या क्या टॉपिक्स हैं इसमें, है ना, environment ecology में जो मेनली कवर अप करने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट ऑफ ऑल we will start our discussion from the environment, concept of environment. Okay, ये concept हम एक बार अ, एक तो इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले देखना है, देन वी विल डिस्कस. इन्वायरमेंट के बाद का जो टॉपिक होगा वो होगा इकोलॉजी. इसी सीक्वेंस में प्रिपेयर करना है, ध्यान रखना. सीक्वेंस ब्रेक नहीं करना है, नहीं तो कोई भी अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी नहीं बनेगी. चाहे तुम पहले भी अगर पढ़ चुके हो कहीं भी, तो सीक्वेंस इसी को फॉलो करना है. ठीक है, इकोसिस्टम, देन और उसके बाद बायोम्स, देन उसके बाद का सीक्वेंस होगा बायोडाइवर्सिटी, के बाद फिर ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज. देन द नेक्स्ट सीक्वेंस विल बी, अब इसके बाद आ जाओ तो इन्वायरमेंटल इश्यूज, इन्वायरमेंटल इश्यूज. और इसके बाद जो टॉपिक होगा दैट विल बी इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस. और फिर एफर्ट्स, वो दोनों एफर्ट्स आएंगे नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल. ओके, तो इस तरह से टॉपिक को सीक्वेंस वाइज में करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. ओके, तो ये सबसे पहला भी हम लेते हैं इन्वायरमेंट, यानी इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं. इसके अंदर ही है सब कुछ. एवरीथिंग इज अंडर द कैनोपी ऑफ इन्वायरमेंट, है ना. तो इसमें पहले इन्वायरमेंट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर इकोलॉजी इज द पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम, बायोम, ये सारा कुछ इन्वायरमेंट का ही पार्ट है. बट बेसिक टर्म जो इन्वायरमेंट है उसको क्लियर करते हैं पहले. सो द फर्स्ट टॉपिक वी आर स्टार्टिंग दैट इज इन्वायरमेंट. इन इकोलॉजी इन्वायरमेंट में क्या है, सबसे पहले हम इन्वायरमेंट देख रहे हैं. यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट हम करेंगे, ये भी बता दूं मैं. ये 2 3 4 और ये 50%. ठीक है, 50% बायोडाइवर्सिटी कॉन्सेप्चुअल और 50% करेंट है. ये जो बाकी टॉपिक्स हैं ऊपर के चार, ये ऑलमोस्ट दे आर ट्रेडिशनल यानी कॉन्सेप्चुअल. और ये जो टॉपिक्स हैं इधर के, ये सारे डायनामिक हैं, डायनामिक पार्ट है और करंट अफेयर से एसोसिएटेड है. ठीक है, ध्यान रखना. ये 2 3 4 तो कम्प्लीटली ट्रेडिशनल टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल है. और 50% बायोडाइवर्सिटी का भी कॉन्सेप्चुअल है, और बायोडाइवर्सिटी का 50% है ये करंट अफेयर्स है. और ये बाकी सारे टॉपिक्स डायनामिक है, यानी कि इन्वायरमेंट 50% इन्वायरमेंट का टॉपिक स्टैटिक है और 50% डायनामिक है. ठीक है,
तो ये जो डायनामिक वाला पार्ट है, ये हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना यहाँ, और इसका 50%। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे इन्हीं टॉपिक से, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का 50% और प्लस ये सारे टॉपिक्स। ये क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि अगर ये हम डेवलप कर लें, अपना क्लियर कर लें कॉन्सेप्ट, तो फिर ये जो डायनामिक टॉपिक है उसको एसोसिएट करने में आसानी होगी। ऑल्दो वी नो कि क्वेश्चन ज्यादा इन्हीं से आने वाले हैं, है ना, 5 6 7 8 9 से। तो फिर भी ये इसका जो बेसिक बैकग्राउंड है वो समझना जरूरी है। अब एक एक करके हम देखते हैं। पहले, सबसे पहले टॉपिक क्या था, इन्वायरमेंट। सो इन्वायरमेंट क्या होता है, सबसे पहले ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंट, है ना। तो इन्वायरमेंट में अगर हम देखते हैं, सबसे पहले तो बहुत कुछ है तुम्हारे इन्वायरमेंट में, बहुत कुछ है। और ये इसका वर्ड का मतलब ही होता है, द वर्ड इन्वायरमेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम फ्रेंच वर्ड। ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, ये टर्म ही फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, दैट इज एनवायरनर। ध्यान रखना, एनवायरनर, ठीक है। ये वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है, इससे एनवायरमेंट इंग्लिश वर्ड बना है। और एनवायरनर का मतलब क्या होता है, मीन्स सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ का जो एरिया है, वो चाहे या तुम कह सकते हो चारों तरफ का जो बायोस्फीयर है, जिसमें एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर आते हैं। तो सराउंडिंग या फिर सराउंडिंग और एनसर्कल, या घेरा कहते हैं चारों तरफ का, है ना, घिरा हुआ और घेरा हुआ, ऐसा भी कह सकते हो। तो सपोज ये यू आर ह्यूमन बीइंग हियर, इजंट इट, और स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज हो। तो ये जो स्पीसीज है यहाँ पे, ये तो घेरा हुआ है चारों तरफ से, है ना, चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो इसका एक घेरा ये है सपोज, ठीक है। तो इसको भी इन्वायरमेंट कह सकते हैं हम, क्योंकि ये तो बात ही हो रही है ना सराउंडिंग के एनसर्कल की। इसके चारों तरफ फिर एक और सपोज सराउंडिंग है ना, और भी सराउंडिंग है। फॉर एग्जाम्पल, अभी तुम्हारा जो क्लास चल रहा है, तो ये तुम्हारा इमीडिएट सराउंडिंग ये क्लास वाला हो गया। फिर क्लास के बाद तुम जहां भी रहते हो, हॉस्टल में हो या घर पे हो, वो इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर एक घेरा होता है जो तुम्हारे घर के बाद तुम्हारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स वगैरह, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जो सराउंडिंग होता है, दैट इज बियॉन्ड योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। वो हो जाता है फिर अननोन लोग, जो जिनको तुम नहीं जानते हो, अननोन एरिया, जैसे अमेरिका, कनाडा, रसिया, है ना, ऑस्ट्रेलिया, जो भी हो। तो ये और बाहर का एरिया। इसके बाद का भी एक एरिया हो सकता है, स्पेस में जा सकते हो तुम, ठीक है। तो हमारे सराउंडिंग में तो बहुत कुछ है, तुमने देख लिया। एकदम लास्ट में स्पेस है, फिर दूसरी कंट्रीज हैं, फिर तुम्हारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स हैं, फिर तुम्हारे फैमिली मेंबर्स हैं, घर है, हॉस्टल है, और सबसे पहले अभी चल रहा है तुम्हारा क्लास। इनमें से तुम्हारा इन्वायरमेंट कौन सा हुआ, तुम्हारा इन्वायरमेंट ये जितना है, ये सब कुछ इन्वायरमेंट में ही आएगा, क्योंकि सब कुछ तो घेरे हुए तुम्हें। सिर्फ क्लास नहीं घेरा हुआ है, तुम्हें फैमिली ने भी घेरा हुआ है, रिलेटिव्स ने भी घेरा हुआ है, कंट्री, स्टेट, है ना, स्पेस, यूनिवर्स, सब ने घेर रखा है तुम्हें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम सबको इन्वायरमेंट नहीं मान सकते। अब देखो, बहुत जनरल टर्म में बताया जाता है, किसी भी तुम जगह चले जाओ, किसी भी क्लास में, तो वहां सिर्फ यही बताया जाएगा, इन्वायरमेंट मीन सराउंडिंग और इन सर्कल, है ना। इतना ही बता के, या फिर इन्वायरमेंट मीन्स द मैन द मैन हु इज इंटरैक्टिंग विथ हिज नेचर, ठीक है। तो नेचर और मैन का जो इंटरेक्शन है, उसको भी, इस स्टडी को इन्वायरमेंट कहते हैं। या फिर मैन के चारों तरफ जो सराउंडिंग है, उसको इन्वायरमेंट कहते हैं। तो चारों तरफ तो बहुत कुछ है, हमें बहुत कुछ से मतलब नहीं है, हमें इस क्लास से मतलब है। क्यों? या फिर अभी तुम्हारा इमीडिएटली तुम्हारा इंटरेक्शन किससे हो रहा है, इस क्लास से। और ये क्लास किसकी है, यूपीएससी के लिए। तो यूपीएससी क्रैक करना है तुम्हें, तो इस क्लास, ये क्लास तुम्हारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तुम्हारे सराउंडिंग में, यानी मेंटल इन्वायरमेंट में, सिर्फ यूपीएससी होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। और जब यूपीएससी है तुम्हारे सराउंडिंग में, तो ऑब्वियसली क्या है कि ये तुम्हारा इमीडिएट गोल है। यानी कोई भी एग्जाम अगर तुम देते हो, सपोज तुम स्टेट पीसीएस दे रहे हो, तो वो भी तुम्हारा गोल हो सकता है ना, यहाँ पे जो एकदम सराउंडिंग का होगा। तो
जो हमारा सराउंडिंग है तो बहुत सारा, लेकिन जो इमीडिएट सराउंडिंग है, ध्यान रखना मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इमीडिएट सराउंडिंग वो तुम्हारा इन्वायरमेंट होता है। इमीडिएट सराउंडिंग कुछ भी हो सकता है। सपोज अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो अभी क्लास में यूपीएससी की, तो तुम्हारा यूपीएससी का जो क्लास है ये तुम्हारे लिए इमीडिएट सराउंडिंग है। क्यों? इमीडिएट सराउंडिंग उसको ही कहते हैं जिससे तुम कॉन्टिन्यूअसली इंटरैक्ट करते हो, थ्रू विच यू आर कॉन्टिन्यूअसली इंटरैक्टिंग। ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली इंटरैक्टिंग इमीडिएट सराउंडिंग कहलाएगा। तो ये इमीडिएट सराउंडिंग जिससे तुम कॉन्टिन्यूअसली इंटरैक्ट करते हो। अभी यूपीएससी से कर रहे हो, क्यों इंटरैक्ट करते हो? या फिर जब तुम छोटे थे तो तुम अपने घर में, बहुत छोटे थे तो घर में तुम्हारी मदर या फादर उनसे इंटरैक्ट करते थे। फिर बड़े हुए तो तुम स्कूल जाने लगे, तो तुम्हारा जो इमीडिएट सराउंडिंग हो गया स्कूल हो गया। और थोड़ा सा तुम आगे बढ़े तो तुम्हारा इमीडिएट सराउंडिंग कॉलेज हो गया। फिर कॉलेज से निकल के आए तो यूपीएससी की कोचिंग अभी चल रही है तुम्हारी, है ना? तो ये इमीडिएट सराउंडिंग है, यानी सराउंडिंग भी चेंज होता रहता है। ठीक है, चेंज होता रहता है। स्पेस यानी कि इन्वायरमेंट क्या है? स्पेसियो टेम्पोरल कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है, स्पेसियो टेम्पोरल कॉन्सेप्ट, यानी स्पेस और टाइम के हिसाब से हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता है। ये पॉइंट नोट कर लेना कि स्पेस और टाइम के हिसाब से हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता है। पहले स्कूल था, फिर कॉलेज हुआ, फिर यूपीएससी क्लास हुई। तो जिससे भी तुम्हारा इमीडिएट इंटरेक्शन हो रहा है वही तुम्हारा सराउंडिंग है। अभी किससे हो रहा है? यूपीएससी क्लास से। इसके पहले क्या था? एनवायरनमेंट तुम्हारा कॉलेज था, उसके पहले क्या था? स्कूल था। ठीक है। अच्छा, हम इमीडिएट जो सराउंडिंग होता है उससे क्यों इंटरैक्ट करते हैं? क्यों नहीं हम दूसरे वाले सराउंडिंग से या तीसरे या चौथे सराउंडिंग से इंटरैक्ट करते हैं? बताओ कोई भी। why we are why we are interacting with our immediate surrounding? Anybody? क्योंकि हम लोग उससे ज्यादा क्लोज हैं ना सर। क्लोज हो तो मतलब क्या हो सकता है? Habitat. हैबिटेट। ठीक है, और कुछ बताओ। यस, यस, विशाखा बताना चाह रही, बताओ। विशाखा हैज रेज्ड हर हैंड। विशाखा क्या बोल रहे हो? हैबिटेट No, थोड़ी sir, बता। I haven't. हाँ, No, no, sir, I haven't said that. सर मैंने पहले ही रेस किया था, अभी नहीं। तो ये पहले का ही है। हाँ भाई, और बताओ कोई। आदर्श। अच्छा चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ। देखो, इन्वायरमेंट हमारा जो इमीडिएट सराउंडिंग है ये चेंज होता है टाइम टू टाइम, स्पेस प्लेस टू प्लेस। और हमें इन्वायरमेंट की ज़रूरत है क्योंकि हमें अपनी ग्रोथ करनी है। पहले तो तुम्हारा ओरिजिन होना चाहिए। अब यहाँ पे स्पीसीज की बात करें, ओरिजिन, ठीक है, इवोल्यूशन, डेवलपमेंट एंड फाइनली डेथ। तो ये किसी भी स्पीसीज के किसी भी स्पीसीज के लाइफ में उसके ओरिजिन, उसके इवोल्यूशन, डेवलपमेंट और डेथ तक को, है ना, डिटरमाइन करता है हमारा इन्वायरमेंट ही डिटरमाइन करता है। जैसे इन्वायरमेंट होगा वैसा ओरिजिन होगा, वैसा इवोल्यूशन होगा, वैसा डेवलपमेंट होगा और वैसी ही भी होनी चाहिए। तो ये जो भी हमारे पास स्पीसीज होते हैं, है ना, वो स्पीसीज के बारे में, मतलब यहाँ तो मैंने ह्यूमन बीइंग को लिया। तो तुम्हारा इमीडिएट सराउंडिंग सपोज अभी यूपीएससी क्लास है, तो यूपीएससी क्लास तुम्हारा इसलिए है क्योंकि यूपीएससी क्लास अभी तुम्हारा पूरा फोकस अपने डेवलपमेंट, ग्रोथ और इवोल्यूशन पे। एज अ स्पीसीज तो तुम्हारा जन्म हो चुका है, बट तुम एज ए पर्सन, है ना, या फिर एज ए करियर तुम्हारा अभी कुछ हुआ नहीं है। तो उस करियर को बनाने के लिए तुम्हें किससे इंटरेक्शन करना पड़ रहा है? इमीडिएट सराउंडिंग और यूपीएससी क्लास से। और यही तुम्हारे लिए क्या हो सकता है? तुम्हारा इवोल्यूशन करा सकता है, डेवलपमेंट करा सकता है, डेथ तो नहीं कराएगा ऑब्वियसली। ये नहीं होना चाहिए, इसको हटाओ।
तो इवोल्यूशन और डेवलपमेंट और ग्रोथ तो तुम्हारी होगी ना यहाँ पे। तो ये किसी भी स्पीसीज का जो इन्वायरमेंट है वो उसमें वो इसलिए इंटरेक्ट करता है ताकि उसका वहाँ बर्थ हो जाए, फिर इवोल्यूशन हो, ग्रोथ हो और डेवलपमेंट हो। अगर स्पीसीज की बात करें तो उसका डेथ भी होता है ना, फॉरेस्ट में या फिर कहीं भी किसी भी इकोसिस्टम में उसकी डेथ भी होती है। तो ये तो मैंने यूपीएससी का एग्जाम्पल दिया है बस कि क्यों अभी तुम्हारा इन्वायरमेंट क्या है और पहले क्या था और आगे क्या हो सकता है। अब सपोज तुमने क्लियर कर लिया यूपीएससी, तो तुम चले गए एसडीएम की कुर्सी पे, है ना, यहाँ बैठ गए। तो यहाँ बैठ गए यूपीएससी की चेयर पे, तो ये तुम्हारा ऑफिस जो है ये सराउंडिंग हो गया। ठीक है, अब तुम्हारा नया सराउंडिंग हो गया एसडीएम ऑफिस। फिर तुम फैमिली में भी जाओगे तो तुम्हारा सराउंडिंग क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, फैमिली हो जाएगा। ये चेंज होता रहता है, मैंने कहा ना टाइम और स्पेस के साथ तुम्हारा इन्वायरमेंट चेंज होता है। और इमीडिएट सराउंडिंग इसलिए हम लेते हैं क्योंकि इमीडिएट सराउंडिंग ही तुम्हारे इवोल्यूशन, डेवलपमेंट और ग्रोथ को कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि तुम इमीडिएट सराउंडिंग से कॉन्टिन्यूअसली इंटरैक्ट करते हो। ठीक है, तो इन्वायरमेंट का मतलब सिर्फ सराउंडिंग नहीं हुआ, इन्वायरमेंट का मतलब हुआ इमीडिएट सराउंडिंग थ्रू विच यू आर कॉन्टिन्यूअसली इंटरैक्टिंग, जिससे तुम लगातार इंटरैक्शन कर रहे हो। फॉर व्हाट? फॉर द ग्रोथ, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये लिख लेना इन्वायरमेंट की डेफिनेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन मैं तुम्हें दे रहा हूँ ताकि इसको लिखो तो थोड़ा सा एम्फेटिक तुम्हारा आंसर हो जाएगा। और ये लिख सकते हो व्हाट इज एनवायरनमेंट, इट इज एन इमीडिएट सराउंडिंग थ्रू विच स्पीसीज, तुम यहाँ लिख लो स्पीसीज आर कॉन्टिन्यूअसली इंटरैक्टिंग। दे आर इमीडिएट सराउंडिंग थ्रू विच स्पीसीज आर कॉन्टिन्यूअसली इंटरैक्टिंग फॉर द ग्रोथ, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट। इतना ही लिख लो। ठीक है, समझ गए इन्वॉल्वमेंट क्या? आगे चलते हैं। अब देखो, तो ये तो अ, अच्छा, बाकी जो लेयर्स हैं वो सब लेयर्स हैं। ऐसा नहीं कि बाकी लेयर से इंटरेक्शन नहीं होता है, इनसे भी होता है, इनसे भी। सब लेयर्स है ना, जो इमीडिएट लेयर है वो तो उससे हो ही रहा है, सब लेयर से भी तुम्हारा इंटरेक्शन होता है। ठीक है, लेकिन सब लेयर जो है डायरेक्टली तुम्हारे लाइफ को अफेक्ट नहीं करता है, इनडायरेक्टली करता है। जो डायरेक्टली कर रहा है, जिससे तुम कॉन्टिन्यूअसली इंटरेक्ट कर रहे हो, और वही तुम्हारे लाइफ बर्थ डेथ को डिसाइड करता है। ठीक है, यानी इसका रोल। अब ये जो डायरेक्टली तुम्हारे स्फेयर में है, मान लो जो तुम्हारे इमीडिएट स्फेयर में है वही तुम्हारा इन्वायरमेंट है। और ये स्फेयर चेंज भी हो सकता है। यहाँ पर आज अभी मैंने कहा ना, अभी यूपीसी क्लास है, कल को ऑफिस हो जाएगा, फिर तुम्हारी फैमिली हो जाएगी, तो ये सब चेंज होता रहेगा। और हो सकता है कि तुम किसी ऐसे बिजनेस में चले गए जहाँ पे तुम्हारे उस बिजनेस ग्रुप के लोग ही तुम्हारे लिए इमीडिएट इन्वायरमेंट हो जाएंगे, ऐसा भी होता है। तो ये सारा कुछ चेंज हो रहा है, इसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। अब देखो, बात आती है कि अब हम अगर इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट का ये कॉन्सेप्ट है ना। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं कि भाई इन्वायरमेंट है क्या। ये एक नेचुरल सिस्टम है। मैंने तुम्हें टेक्निकल डेफिनेशन दी है अभी तक, ये जो है साइंटिफिक डेफिनेशन है इन्वायरमेंट की। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे डेफिनेशन पर जो तुम्हें नॉर्मली सुनने को मिलता होगा, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग क्या मिलता है, इन्वायरमेंट इज अ नेचुरल, ध्यान रखना, नेचुरल सिस्टम के विच अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ। तो हमारे अर्थ पे एक नेचुरल सिस्टम है, एनवायरमेंट इज नेचुरल सिस्टम विच अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ इन देयर ऑरिजिन। कैसे अफेक्ट करता है? इन देयर ऑरिजिन, इवोल्यूशन। ठीक है, बात वही है, थोड़ा सा घुमाया गया, इवोल्यूशन, डेवलपमेंट एंड रियरिंग, डेवलपमेंट एंड रियरिंग एज वेल एज डेथ और एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट के बारे में तुम इस तरह से भी लिख सकते हो। अच्छा, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986 ने क्या कहा है इन्वायरमेंट के लिए? हिंदी में कहते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, है ना। सो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन
एक्ट 1986 इसके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट इसने कैसे डिफाइन किया है? ये क्या डिफाइन किया देखो, इन्वायरमेंट इज ऑल द फिजिकल biological condition as well as the interaction surrounding an organism. ठीक है, सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म, ये डेफिनेशन किसने दी है? इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986 ने। सिंपल से डेफिनेशन है, इन्वायरमेंट इज ऑल अबाउट द फिजिकल बायोलॉजिकल कंडीशन एज वेल एज द इंटरेक्शन सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अच्छा, हम इन्वायरमेंट को तो हम देख रहे हैं, तो इससे ये पता चला जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि इन्वायरमेंट कभी भी स्टेबल नहीं होता है ना। तो ये ध्यान रखना, इन्वायरमेंट कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। इन्वायरमेंट नेवर बी एन स्टैटिक कंपोनेंट, ये कभी भी स्थिर नहीं रहता है। नेवर बी एन स्टैटिक कंपोनेंट। क्या होता है, टाइम और स्पेस के साथ अभी बताया ना, चेंज होता रहता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि इन्वायरमेंट को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर, ये चेंज होते रहते हैं बिकॉज ऑफ अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर। ये तो तुम्हें पता ही है अबायोटिक बायोटिक क्या होता है। ये ऑलवेज, दे आर ऑलवेज एंड फ्रीक्वेंटली चेंजिंग। अभी तुम इस तरह की ऑनलाइन क्लास ले रहे हो सपोज, ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट भी तुम्हारा एक तरह से चेंज इन्वायरमेंट है, चेंज्ड है, बदला हुआ है। वैसे तुम क्लास में जाते हो ऑफलाइन क्लास में, है ना, तो या फिर ऑनलाइन में भी कभी कभी देखते हो कि भाई वो बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं लोग, लेकिन इस तरह की क्लास तुम नया, ये तुम्हारे लिए नया ही है ना, तो इसको एक नया इन्वायरमेंट कह सकते हैं। तो ये ऑलवेज फ्रिक्वेंटली चेंजिंग। एंड एक और बात है कि लिमिट एंड द एक्सटेंट, ध्यान रखना, एंड द लिमिट और एक्सटेंट ऑफ सच चेंजेस, ये जो बदलाव हो रहे हैं किसमें, तुम्हारे इन्वायरमेंट में, किस तरह के बदलाव, अबायोटिक और बायोटिक, यानी जैविक और अजैविक बदलाव, और एक्सटेंट ऑफ सच चेंजेस विच ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट, ये ध्यान रखना, टॉलरेट इज नोन एज टॉलरेंस रेंज, नोन एज टॉलरेंस रेंज। अब एक नया टर्म यहाँ पे दिया है मैंने, टॉलरेंस रेंज, ध्यान रखना, टॉलरेंस रेंज, ठीक है, इसको कहते हैं सहनशीलता परास हिंदी में, सहनशीलता परास। टॉलरेंस रेंज क्या होता है? अब इन्वायरमेंट में एक्चुअली हर कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है, ऑलवेज एंड फ्रिक्वेंटली चेंजिंग। तो जिस लिमिट और जिस एक्सटेंट तक, है ना, यानी जिस सीमा तक कोई भी ऑर्गेनिज्म उस चेंज को टॉलरेट कर लेता है, तो उसको उसका टॉलरेंस रेंज कहते हैं। अगर टॉलरेट नहीं कर पाएगा, मर गया सपोज, तो हम कहेंगे उसका टॉलरेंस रेंज खत्म हो गया, है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर हम तुम कहीं भी जाओ और एक पॉन्ड है, पॉन्ड से तुमने फिश को उठाया, ठीक है, पॉन्ड में फिश है, फिश को उठा के रख दिया तुमने एक्वेरियम में सपोज। अब ये फिश पहले पॉन्ड में था, फिर तुमने इसको उठा के कहाँ रख दिया, एक्वेरियम में, तो ये नेचुरल सिस्टम में था, यानी नेचुरल एनवायरनमेंट में था, पॉन्ड में। फिर तुमने आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इसको दिया, दैट इज एक्वेरियम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में क्या हो गया, इस फिश को तुमने तो रख दिया, लेकिन इसका मन नहीं कर रहा है, यहाँ पे मन नहीं लग रहा है इसका, इसको चाहिए वही, मतलब इसका नेचुरल पॉन्ड चाहिए। अब नए वाले में ये बहुत दिन तक इसको प्रॉब्लम होगी, कुछ दिन तक होगी अगर ये जिंदा रह गया। कई बार तुमने देखा होगा एक्वेरियम में मछलियां मर जाती हैं, वो फिश मरती है जो टॉलरेंस रेंज जिनका एक्सीड हो जाता है, और अब ज़्यादा वो, इससे ज़्यादा वो टॉलरेट नहीं कर पाता नए इन्वायरमेंट को, और उसकी डेथ हो जाती है। तो जिस एक्सटेंट तक वो सहन कर लेगा, दैट इज टॉलरेंस रेंज।
तो हर इन्वायरमेंट में हर स्पीसीज का टॉलरेंस रेंज है ना अलग अलग होता है इन चेंजेस को टॉलरेट करने हैं। किसको टॉलरेट कर रहा है? चेंजेस को। अब तुम देखो जैसे हमारे क्लाइमेट में, हमारे एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है गर्मियों में 50 डिग्री तक चला जा रहा है, ठीक है, 60 भी जाएगा कुछ सालों के बाद। जब 60, और अफ्रीका के अल अजीजिया में तो 60 जाता भी है, तो जब ये 60 और 70 चला गया तो बहुत कम स्पीसीज बचेंगे इस धरती पे। इनफैक्ट ह्यूमन बीइंग भी खत्म हो जाएंगे बहुत सारे। हम क्यों बार बार इन्वायरमेंटल कंसर्न को लेकर परेशान हैं? कॉप की मीटिंग्स होती हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर ये टेम्परेचर 60 पे चला गया तो बहुत ज़्यादा लोग मरेंगे इसमें। स्पीसीज तो मरेंगे ही, ह्यूमन बीइंग भी मरेंगे। वही बचेगा जो इसको टॉलरेट कर लेगा, ठीक है, 60 डिग्री को। जब टॉलरेट कर लोगे तो तुम्हारा टॉलरेंस रेंज ठीक ठाक है। अगर तुम्हारा टॉलरेंस रेंज इतना है कि इस पे तुम जिंदा रह सकते हो, लेकिन अगर स्पीसीज यहाँ से चले गए इस टेम्परेचर पे तो उनका टॉलरेंस रेंज खत्म हो गया नए वाले इन्वायरमेंट में, चेंज्ड टेम्परेचर में, है ना। कई बार क्या हुआ कि तुम भाई यहाँ पे रहते हो इंडिया में और तुम्हें भेज दिया जाए ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड या नॉर्दर्न साइबेरिया, नॉर्दर्न कनाडा, जहाँ पे एस्किमो वगैरह रहते हैं। कैन यू सर्वाइव ओवर देयर? कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं। तो तभी तक सर्वाइव करोगे जब तक तुम्हारी लिमिट, टॉलरेट करने की लिमिट, मतलब तभी तक सर्वाइव करोगे जब तक तुम उस टॉलरेंस रेंज में आते हो। जैसे ही रेंज क्रॉस करेगा तुम्हारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो था टॉलरेंस रेंज से रिलेटेड। अच्छा, अब बात करते हैं कि भाई हम स्कोप क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी। ऑब्जेक्टिव ऑफ टॉलरेंस रेंज तो समझ ही गए होंगे। इन्वायरमेंटल स्टडीज क्यों हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव को समझ लें कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है रिलेशनशिप ऑफ मैन विथ नेचर। नेचर और मैन का रिलेशनशिप, ठीक है, इसको क्या करना है, इन्वायरमेंटल स्टडी का ये ऑब्जेक्टिव है। इसको समझना है, मतलब मैन और नेचर के रिलेशनशिप को। देन सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को भी समझना है। और तीसरा है, जब तुम समझ गए प्रॉब्लम्स को, उसको रिजॉल्व करो फिर, है ना। रिजॉल्व कैसे करोगे? ये तुम्हारे इन्वायरमेंट में कंजर्वेशन के मेथड्स हैं और मैनेजमेंट है, यहाँ से मेंस के क्वेश्चन आते हैं, है ना। कंजर्वेशन और मैनेजमेंट से तुम टॉपिक देखोगे तो तुम्हें मेंस में क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से। यानी हम बात प्रॉब्लम की नहीं करना चाह रहे मेंस में, हम बात सोल्यूशन की कर रहे हैं ठीक है, सोल्यूशन की बात करेंगे तभी तुम्हें, मतलब तुम्हें एसडीएम क्यों बनाया जाए। अगर तुम डिस्ट्रिक्ट में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं कर पाओगे तो क्या फायदा, सिर्फ प्रॉब्लम लेकर आने से तो नहीं होगा ना। तो दे डोंट वांट प्रॉब्लम, दे वांट सोल्यूशन सीकर, है ना। उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आओ। दे विल बी हैप्पी इन इंटरव्यू, उनको लगेगा कि हाँ तुम्हारे पास सोल्यूशन है, तुम्हारे पास सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव है हमारा कि हम पहले समझें मैन और नेचर के रिलेशनशिप को, उसके बाद क्या समझें, इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम को, और फिर हम उसको, जब इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम को समझ गए और मैन और नेचर का भी रिलेशन समझ गए, तो फिर इसको तुम, इस प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हो, या तो इन्वायरमेंट में जो स्पीसीज हैं उनको बचा के या उनको मैनेज करके, कैसे भी हमें इन्वायरमेंट को बचाना है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। सब नोट करते जाना इसको, ठीक है, और इसी को कर लेना, कोई बुक वुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, तीन तरह का इन्वायरमेंट होता है। एक तो नेचुरल, दूसरा होगा आर्टिफिशियल, तीसरा होता है सोशल, ठीक है। तो ये तीन तरह के इन्वायरमेंट होते हैं। नेचुरल में क्या आएगा? नेचुरल में दो कंपोनेंट आते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक।
बायोटिक एंड अबायोटिक, है ना। बायोटिक में क्या होगा, वो ऑर्गेनिज्म जिनको तुम प्रोड्यूसर कहते हो, यानी उत्पादक, कंज्यूमर, उपभोक्ता, और डिकम्पोजर यानी वियोजक। उत्पादक, उपभोक्ता और वियोजक। अबायोटिक यानी अजैविक, ये तो तुमने देखा ही होगा, हीट, टेम्परेचर, वाटर, एयर, है ना, लाइट, ये सब अबायोटिक फैक्टर है, और ये नेचुरल एनवायरनमेंट कहलाते हैं। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में क्या हो सकता है जैसे क्रॉप फील्ड, है ना, खेत जो होता है वो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है। इंडस्ट्रियल रीजन्स, ये भी आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है, खुद बनाया हमने। देन पार्क। पार्क, ओके यस, पार्क, ठीक है, पार्क भी नेचुरल आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है। और एयरपोर्ट है, यस, जू, पार्क है तो जू भी है ना, जू भी तो आर्टिफिशियल ही है, ठीक है। सोशल में क्या क्या आएगा, ये तो आर्टिफिशियल हो गया। सोशल एनवायरनमेंट कैसे होते हैं, सपोज तुम्हारा बर्थ हुआ है एक ऐसी जगह में जहाँ पे लोग सिर्फ पढ़ाई करते हैं, या लेक्चरर है, प्रोफेसर है, टीचर है, कुछ भी है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित, तो तुम्हारा वो इन्वायरमेंट कैसा होगा, एजुकेशनल, कहता नहीं एजुकेशनल इन्वायरमेंट है, ठीक है। और अगर तुम्हारा घर ऐसे जन्म हुआ है ऐसे घर में जिसमें रोज पूजा पाठ सुबह शाम हो रहा है, उसको रिलीजियस इन्वायरमेंट कहेंगे। और अगर तुम्हारे इन्वायरमेंट चारों तरफ के लोग सिर्फ पैसे कमाने में लगे हुए हैं, तो दैट इज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, है ना। या अगर तुम किसी पॉलिटिकल फैमिली के यहाँ अगर तुम्हारा बर्थ हुआ है, तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो सकता है, सपोज ना, मोदी, योगी, खैर वहाँ नहीं, लालू वालू, कोई भी फैमिली में तुम्हारा अगर बर्थ होगा तो पॉलिटिकल फैमिली होगी, है ना, उसका इन्वायरमेंट पॉलिटिकल होगा। तो इस तरह के जो इन्वायरमेंट होते हैं, सोशल, एजुकेशनल, रिलीजन, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ओके, तो ये तीन तरह का इन्वायरमेंट में दिखाई दे रहा है। अब क्या है इसके बाद, इन्वायरमेंटल इश्यूज। अब जो इन्वायरमेंट में तो तुमने देखो इतना कुछ समझ लिया कि ये अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, मैंने कहा था ना हम सिर्फ अभी क्या कर रहे हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, ये वाला पार्ट कर रहे हैं, और इससे ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि हम अभी टर्म को ही एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसी टर्म को डायरेक्टली हमें फिर इस पर आना है, इकोलॉजी पर, ठीक है। इतना बहुत एनवायरनमेंट के बारे में, इन्वायरमेंट होता क्या एग्जैक्टली, तो नोट कर लेना इन सबको। और अब देखो कि हम इन्वायरमेंट जो पढ़ना चाह रहे हैं, इसमें तुमने देखा कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या था। एक ऑब्जेक्टिव था रिलेशनशिप ऑफ मैन विथ नेचर, नेचर और मैन का रिलेशनशिप को समझना, है ना। दूसरा ऑब्जेक्टिव है, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वायरमेंटल स्टडीज का, तो इसको तो क्या हम पूरा कर पाएंगे, हम पूरे इन्वायरमेंट की स्टडी में यानी यूपीएससी के सिलेबस में मैन और नेचर के इंटरेक्शन को हम नहीं समझते, हम समझते स्पीसीज एंड नेचर को। ये आगे वाले टॉपिक में तुमको मिलेगा। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंट प्रॉब्लम, ये हम करेंगे, ये तो भाई करना ही है, फिर ये वाला पार्ट भी करना है। तो मैन विथ नेचर या फिर स्पीसीज विथ नेचर, इसको करना ज्यादा सही रहेगा, है ना। तो सबसे पहले हम क्यों समझने की कोशिश करेंगे मैन और नेचर का रिलेशनशिप, या फिर स्पीसीज और नेचर का रिलेशनशिप क्यों समझेंगे, बताओ, क्यों समझना चाहिए हमको, एनीबॉडी। ताकि उससे आने वाली जो प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व किया जा सके और उससे ये देखा जाए कि उससे इम्पैक्ट क्या पड़ रहे हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है या नेगेटिव, अगर नेगेटिव पड़ रहा है तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं और उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो
ये बात सही है कि भाई अगर तुम चाहते हो कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को समझो और उसको रिजॉल्व करो तो पहले मैन और नेचर का रिलेशन भी समझना पड़ेगा, है ना? तभी सर तुम रिलेशन से ना हम ये पता कर सकते हैं जैसे कोई स्पीशीज इंडेंजर में है या रेड लिस्ट में है, वो क्यों है, किस लिए है, हमें स्टडीज से पता चल सकता है। हाँ ठीक है, ये भी पता चलेगा। तो कुल मिला के हाँ बिल्कुल, जब तुम्हें स्टडी करनी है इन्वायरमेंट की, मतलब हम कर इसलिए रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम नहीं होगा तो स्टडी नहीं करेंगे। तो सबसे हमारे सेंटर में क्या है, देखो हमारे सेंटर में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एंड दैट इज नोन एज इन्वायरमेंटल इशू। क्या कहते हैं? इन्वायरमेंटल इशूज। तो ये इश्यूज हैं हमारे पास। इस इशू को सॉल्व करने के लिए, है ना, हमें आदमी के या फिर स्पीसीज के नेचर को समझना पड़ेगा, दोनों के रिलेशनशिप को। तभी हम इन इश्यूज पे काम कर पाएंगे। कैसा काम? इश्यूज पे उनको रिजॉल्व करने का काम, कंजर्वेशन और मैनेजमेंट का काम कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तुम लोगों ने सही कहा। अब देखो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अब किधर गया, एक मिनट। इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या क्या है आज के टाइम में मेजर? बताओ क्या मेजर कंसर्न है? तो पोल्यूशन, चलो ठीक है, पोल्यूशन, वेरी गुड। और इंडेंजर स्पीशीज, सर फाइनल? इंक्रीजिंग टेम्परेचर। हाँ, इंक्रीजिंग। ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन लेयर डिप्लीशन। अच्छा एक बात मैं तुमसे पूछता हूँ इसके पहले, चलो तुम इशू बता रहे हो, ठीक है। आ, क्यों इशू क्यों इम्पोर्टेंट है? अब ये बताओ, चलो इशू बाद में बताना, बट व्हाई इशू इज इम्पोर्टेंट? ग्लोबल वार्मिंग किसी ने कहा, कुछ भी कहा, पोल्यूशन कहा, तो क्यों ये सब इशू इम्पोर्टेंट है? ताकि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है या फिर अर्थ पे जो जितनी भी लिविंग बीइंग्स हैं वो प्रॉपरली रह सके, क्योंकि उनको एक सर अगर हम अच्छा life मिल सके। ठीक है। और क्योंकि सर सिंपली अगर हम देखें तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये पूरे ह्यूमन स्पीसीज को ये इम्पैक्ट कर सकता है नियर फ्यूचर में। क्योंकि इकोलॉजिकल प्रॉब्लम को अगर हम देखें, जैसे कि कोई अगर स्पीसीज भी अगर थ्रेट में जा रही है, एंडेंजर्ड हो रही है, तो हमारे फूड चेन को ब्रेक करेगी। या फिर अगर हम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को देखें तो वो ह्यूमन सिविलाइजेशन को चलो इम्पैक्ट ठीक है, कर सकती है, जैसे। बिल्कुल ठीक है, तुम लोगों की बात मैं समझ गया। मैं इसको थोड़ा सा समराइज फॉर्म में बता दूं, कि थोड़ा प्रिसाइजली बता रहा हूँ मैं। देखो अभी सबसे बड़ा इशू इन्वायरमेंटल इशू, तो चलो इन्वायरमेंटल इश्यूज तो बहुत सारे हैं। ये सारे इशू मिलकर कर क्या रहे हैं? दे आर बेसिकली किलिंग स्पीसीज। Damage. ठीक है, ये प्रॉब्लम है हमारे पास। स्पीसीज मर रहे हैं, और पहले भी मरते थे, जब इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स नहीं थी तब भी मरते थे, आज भी मर रहे हैं। आज क्या है, मरने की रेट इनकी बहुत ज्यादा हो गई है। क्यों रेट ज्यादा हो गई है? बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन, है ना। हमने इन्वायरमेंट में काफी कुछ डेवलपमेंट के लिए इन्वायरमेंट को हमने एक्सप्लॉइट किया, और उससे क्या हो गया, स्पीसीज की मरने की रेट काफी ज्यादा हो गई। ठीक है, स्पीसीज मर रहे हैं तो हमें इनको बचाना है, यही ना? बचाना है यानी कंजर्वेशन और मैनेजमेंट करना है। क्यों हम स्पीसीज को बचाएं, बताओ? व्हाई वी शुड सेव और कंजर्व द स्पीसीज? इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए। क्या होगा बैलेंस करके? एनर्जी जो है वो जो ट्रांसफर होती है यूनिडायरेक्शन, वो प्रॉपर हो सकेगी। हाँ, तुम लोग की जो बातें हैं बिल्कुल ठीक है। मैं इसको थोड़ा और प्रिसाइज करूं, देखो फिर से, कि जो किलिंग है, स्पीसीज जो मर रहे हैं, मैं तुम्हें बताऊं ये इसलिए मर रहे हैं, और इनको नहीं मरना चाहिए, क्योंकि दे आर द मेंबर, दे आर द पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम हमारा क्या होता है, प्रोडक्शन करता है। किसका प्रोडक्शन करता है? रिसोर्सेस का। ठीक है, और वो रिसोर्सेस हम क्या करेंगे, अपनी लाइफ में यूटिलाइज करते हैं, ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर के लिए। तो अब अगर ये स्पीसीज मरने लगे ज्यादा, तो इकोसिस्टम कोलैप्स करेगा। इकोसिस्टम कोलैप्स करेगा तो प्रोडक्टिविटी कम होगी। किसकी? रिसोर्स की प्रोडक्टिविटी कम होगी। रिसोर्स जब कम होगा तो हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं बचेगा, और फाइनली नंबर किसका आएगा? ह्यूमन बीइंग का। पहले किसका नंबर है? अदर स्पीसीज का। और अदर स्पीसीज मरते रहे तो इस तरह से एक एक करके हमारा नंबर भी बहुत जल्दी आएगा, और आ चुका है इनफैक्ट। कोरोना, इट इज द सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन है ये इन्वायरमेंट में। सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन है ना, कोरोना ने दिखा दिया है
कि ह्यूमन बीइंग का भी नंबर आ चुका है, इसलिए इन्वायरमेंट को डिटोरिएट करोगे तो इसका मतलब इफेक्ट ह्यूमन बीइंग पे पड़ेगा, और ये पड़ गया एक मतलब एक बार तो प्रिल्यूड हमें दिख चुका है ये। आगे आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा इस तरह के मास एक्सटिंक्शन हो सकते हैं, है ना, अगर हमने अपने इन्वायरमेंट को नहीं बचाया तो स्पीसीज को सर हम ऐसा नहीं कर सकते इसमें कि जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, जिस तरह से पर्टिकुलेट मैटर का कंसंट्रेशन एयर में बढ़ रहा है, तो वो भी मास एक्सटिंक्शन को फ्यूचर में इवॉल्व कर सकता है। जिस तरह से ह्यूमन पे इम्पैक्ट हो रहा है उसका, थाउजेंड्स ऑफ पर्सन जो है पर ईयर मर रहे हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से। ये तो देखो, एक ही इशू नहीं है ना जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, पोल्यूशन की वजह से अ, अगर ह्यूमन बीइंग मर रहा है तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे ह्यूमन बीइंग के अफेक्टेड है। ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है ना, डिफॉरेस्टेशन है, और कौन कौन सा इशू है बताओ। तो डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लीशन। आज के टाइम में तो ओजोन थोड़ा सा हील हुआ है, तो ये अभी इशू इसको अभी रहने देते हैं, क्योंकि ये इशू ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है ओजोन वाला, है ना, तो इसको रहने देते हैं। लेकिन हाँ, पहले था ये। अभी में तुम देख सकते हो अब ये वेस्ट मैनेजमेंट भी है, जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है अर्बन एरियाज में, इसको मैनेज करना भी अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। नेक्स्ट इशू ये है कि अर्बेनाइजेशन, जो शहर बन रहे हैं, है ना, उससे भी प्रॉब्लम आ रही है अर्बेनाइजेशन। और भी इश्यूज हैं लाइक माइनिंग, ना, ये भी अभी इशू डाल रहा है। तो इस तरह के, और मॉडर्न एग्रीकल्चर। सर क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है सर। हाँ, ये तो हो गया ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, साइंटिफिक एग्रीकल्चर, ये सब कुल मिला के क्या कर रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट को डेटोरिएट कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहले किसकी डेथ होगी, स्पीसीज की होगी, बाकी स्पीसीज को होगी, यानी फ्लोरा या फौना की, है ना। और जब फ्लोरा फौना नहीं बचेंगे तो हमारे पास खाने के लिए भी तो नहीं बचेगा, या बाकी रिसोर्सेज भी तो नहीं आएंगे, है ना। और फाइनली ह्यूमन बीइंग विल बी अफेक्टेड। तो हमें बचाना किसको है, ह्यूमन बीइंग को। लेकिन ह्यूमन बीइंग तभी बचेगा जब हम किसको बचाएंगे, स्पीसीज को। और स्पीसीज को तभी बचा पाएंगे जब हम इन्वायरमेंट में इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स है, इनके इशू को रिजॉल्व ना कर लें। ठीक है, रिजॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम इन्वायरमेंट के टॉपिक्स को लेकर अब प्रोसीड करेंगे आगे। तो यहाँ पर हम लोग का एक जो पहला कॉन्सेप्ट था इन्वायरमेंट का, वो फिनिश हो गया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इकोलॉजी पे। ये हो गया ओवर, ये वाला टॉपिक हमारा ओवर हो गया। हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली इन्वायरमेंट क्या है, क्यों हम इन्वायरमेंट पढ़ना चाह रहे हैं, है ना। अब आते हैं, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट की। तो नेक्स्ट इज इकोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक इज यहाँ पे इकोलॉजी। ठीक है, अब देखो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इकोलॉजी, ऑब्वियसली पूरे के पूरे इन्वायरमेंट में, मतलब अगर तुम इन्वायरमेंट को समझना चाहते हो, जैसे तुमने कहा ना कि भाई हम ह्यूमन और या फिर मैन और नेचर को समझना चाहते हैं, तो मैन और नेचर को समझना चाहते हो या फिर ह्यूमन बीइंग को, सॉरी, स्पीसीज को समझना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले इकोलॉजी को समझना पड़ेगा, है ना। तो इकोलॉजी क्या है, आई मीन टू से व्हाट, हाउ कैन यू डिफाइन इकोलॉजी। इकोलॉजी, ये वर्ड जो है इसको कॉइन करने वाले था पहले, ये ध्यान रखना, ये सब प्रीलिम्स में कभी कभी पूछा जा सकता है। अर्नेस्ट, अर्नेस्ट हिकल, HAECKEL, अर्नेस्ट हिकल ने 1869 में ये टर्म कॉइन किया था, दैट इज इकोलॉजी। ठीक है, तो इकोलॉजी में क्या है कि तुम्हें इस कॉन्सेप्ट को अगर अर्नेस्ट हिकल ने दिया था तो 1869 में इसलिए दिया था क्योंकि उसके हिसाब से जो इको है, ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से बना है, ऑइकोस, ऑइकोस से इको बना है, और लॉजी से है लोगोस, है ना। दैट मीन्स ऑइकोस का मतलब हो गया, ऑइकोस का मतलब होम, और लोगोस का मतलब स्टडी, तो स्टडी ऑफ होम या फिर हैबिटेट ये भी कह सकते हो। सो इन जनरल हम क्या करते हैं, देखो, ऑइकोस मतलब हैबिटेट, होम या फिर हैबिटेट, उसकी स्टडी को हम इकोलॉजी कहेंगे। तो ये समझ लो कि इकोलॉजी जो है ना, ये, इसको ओइकोलॉजी, ओइकोलॉजी
पहले नाम दिया गया था ओइकोलॉजी, ऐसे लॉजी नहीं, ये ओइकोलॉजी इस तरह से 1869 में ग्रीक वर्ड में दिया गया था। मीन स्टडी ऑफ हाउस, मीन स्टडी ऑफ हैबिटेट, मीन स्टडी ऑफ होम। ये जर्मन जियोलॉजिस्ट थे, अर्नेस्ट हीकल था ये जर्मन जियोलॉजिस्ट। देखो पहले के टाइम में, अब बायोलॉजिस्ट थे ये। हाँ ये क्या थे? जर्मन बायोलॉजिस्ट नहीं थे। नहीं, जूलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट थे अर्नेस्ट हीकल, है ना, बायोलॉजिस्ट नहीं जूलॉजिस्ट। तो जूलॉजिस्ट और ये बॉटनी में डिफरेंस है ना, बायोलॉजी में तो सब कुछ आ जाएगा बट ये स्पेशली जूलॉजिस्ट। अब देखो ये जूलॉजिस्ट का यहाँ क्या रोल है, व्हाट इज द रोल ऑफ जूलॉजिस्ट इन इकोलॉजी? जोग्राफर क्यों नहीं है यहाँ पे? हम तो कहते हैं भाई अब देखो तुमको लगता होगा कि इन्वायरमेंट सिर्फ ज्योग्राफी का पार्ट है, नहीं, इन्वायरमेंट बना है मेनली 3 सब्जेक्ट से। इस बात का ध्यान रखना, यानी तुम्हारी पढ़ाई जो होगी उसमें इन तीनों का रोल है। सबसे पहला जो टॉपिक है इन्वायरमेंट में वो है बायोलॉजी, है ना, इस बात को ध्यान रखना। बायोलॉजी मतलब क्या हो गया, स्पीसीज। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीसीज तो उसमें बायोलॉजी आता है। जितना भी स्पीसीज का नाम हम अभी आगे देखेंगे वो सब बायोलॉजी में आ जाएंगे, है ना, चाहे जूलॉजी हो या बॉटनी हो। उसके बाद सेकंड है इसका ज्योग्राफी। सो ज्योग्राफी इज रिलेटेड विथ हैबिटेट, प्लेस, फॉरेस्ट वगैरह, है ना। और इसका मतलब ज्योग्राफी भी इसमें है, बायोलॉजी भी है, और कुछ है, और है एक जूलॉजी। IR, इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। अगर ये तीनों को तुम एक साथ लेकर पढ़ोगे तब इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस फॉर्म मतलब तुम कर सकते हो मेंस में। क्योंकि मेंस में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, है ना, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, तो ये IR के बिना नहीं हो सकता। क्योंकि हम जो भी एफर्ट लगा रहे हैं उसमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन छुपा हुआ है, ठीक है। और ये हम कॉप की मीटिंग्स में, तुम्हें पता ही है, हमारे कंट्री के मतलब प्राइम मिनिस्टर भी जाते हैं और दूसरी कंट्री के डेलीगेट्स भी आते हैं। तो कंजर्वेशन और मैनेजमेंट अगर इन्वायरमेंट में करना है तो विदाउट IR ये हो ही नहीं सकता। यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री का रिलेशन कैसे है उस पे भी डिपेंड करता है काफी कुछ। काफी कुछ क्या, हमें तो मेनली अब कंजर्वेशन पे बात करनी है और मैनेजमेंट पे बात करनी है। तो और बायोलॉजी क्या है, सिर्फ इतना कि हमें स्पीसीज के नाम को जानना है, स्पीसीज को पहचानना है, तब बायोलॉजी जरूरत है। ज्योग्राफी की भी जरूरत है, तो हैबिटेट और प्लेस को लेकर जरूरत है, लेकिन मेनली इसकी जरूरत है हमें मेंस में, ध्यान रखना IR की। तो कैसे होगा क्या होगा ये तो हम आगे करते जाएंगे। तो इन्वायरमेंट के 3 टॉपिक से मिलके बना है, इस बात को ध्यान में रखना है हमें। अच्छा चलो अब आते हैं फिर से अपने उसी वर्ड पे, इकोलॉजी पर। ये इकोलॉजी, हाँ तो हम बात कर रहे थे इकोलॉजी की। तो इकोलॉजी एक साइंस है कुल मिला के, इट इज अ साइंस विच स्टडीज व्हाट, द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट विद देयर इंटरैक्शन। अब यहाँ पे एक बात आ चुकी है, ध्यान रखना, विद देयर इंटरैक्शन, यानी विदाउट इंटरैक्शन हम स्टडी नहीं कर सकते। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, इंटरैक्शन। और इसलिए आगे चल के हम इंटरैक्शन को समझने वाले हैं। मतलब कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे इंटरैक्ट करता है, किससे, अपने फिजिकल सराउंडिंग से, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है, इंटर रिलेशनशिप है, वो उसके इंटरैक्शन के थ्रू समझा जा सकता है। जैसे कोई स्पीसीज क्या खाता है ना, कहाँ रहता है, वो सारी चीजें उसके सराउंडिंग को समझ के ही होंगी। ठीक है, हो गया है। हाँ रख दो, वहीं रख दो, कोई बात नहीं।
तो साइंस विच स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट विद देयर इंटरैक्शन। ये क्या, ये तो हमारे इकोलॉजी में यही करना है कि ऐसा साइंस है जो दोनों के बीच में, ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट के बीच में जो इंटरैक्शंस हो रहे हैं उसकी स्टडी करनी है। यानी एक स्पीसीज, सपोज कोई स्पीसीज है, वो क्या खाता है, क्या फूड है, फूड कहाँ से लेगा, एनवायरमेंट से। तो फूड और इसके इंटरैक्शन को समझना पड़ेगा, है ना। ये इस स्पीसीज की और भी क्या एक्टिविटी है। सपोज ये अगर स्लीपिंग मोड में है तो ये कैसे सोता है, ठीक है, स्पीसीज, मतलब चिड़िया वगैरह कैसे कहीं पे पेड़ पे सोता है या फिर कहाँ सोता है, तो ये सब उसका हैबिटेट का भी स्टडी करना पड़ेगा। मतलब ये सारा इंटरैक्शन है। अगर उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उस स्पीसीज की, है ना, जैसे रेस्पिरेशन है, ब्रीदिंग वगैरह, तो वो भी कैसे कर रहा है अपने एनवायरमेंट से, है ना, किस तरह का वाटर, किस तरह का शेल्टर इसको, मतलब उसकी सारी एक्टिविटीज, उठने बैठने सोने जागने खाने पीने, सारा इंटरैक्शन जो एनवायरनमेंट के साथ कर रहा है, उसकी स्टडी को ही हम इकोलॉजी कहते हैं, ध्यान रखना। और ये इन्वायरमेंटल स्टडी का ही पार्ट है। यानी इन्वायरमेंट तो एक कॉन्सेप्ट हो गया ना, लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्टडीज तो हम उसको फिर इकोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, स्टडी के इन्वायरमेंट का ही ब्रांच है इकोलॉजी, ठीक है। इन्वायरमेंटल स्टडी कर रहे थे तो इन्वायरमेंटल स्टडी एक जनरल टर्म है, हम बात कर रहे हैं उस आई मीन स्पेशल साइंस की जो इन्वायरमेंट में स्टडी करेगा, और वो हैबिटेट की स्टडी के बिना नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब देखो, अगर हम बात कर रहे हैं, देखो जैसे हैबिटेट क्या है, तुम मान लो कि कोई स्पीसीज, यहाँ पे तुमने सुना होगा ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में। ऑलिव रिडले टर्टल, है ना, उड़ीसा में भिटरकनिका जो कोस्ट है वहां पे मरे हुए पाए गए थे बहुत सारे टर्टल्स। तो ये टर्टल्स मर गए यहाँ पे। अब ये क्यों डेड पाए गए इतने सारे टर्टल एक साथ, ये बहुत पहले केस हुआ था। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये टर्टल कैसे मर गए, ये देखने इस कोस्ट पे। अब कौन आएगा यहाँ देखने, डॉक्टर आएगा, पुलिस आएगी, है ना, या सीबीआई वाले आएंगे, या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले आएंगे, कौन आएगा यहाँ पे, ये सब नहीं आ सकता। जैसे तुम्हारा तो चलो मान लो, सपोज होता है कि कोई अपार्टमेंट है, एक अपार्टमेंट में या एक हॉस्टल में काफी लोग, है ना, एक साथ ही 10-15 लोग मर गए, तो फिर इसको इंस्पेक्ट करने कौन आएगा, बहुत लोग आएंगे। क्राइम ब्रांच वाले भी आ सकते हैं, अगर ये केस बहुत ज्यादा ऊपर चला गया तो पहले तो पुलिस आती है, फिर डॉक्टर भी आएगा, फिर इन्वेस्टिगेटिंग टीम आएगी, और सब पता करेंगे ये कैसे मर गए, ये लोग कैसे मर गए, 10-15 लोग एक साथ, ठीक है, फूड पॉइजनिंग से मरे, है ना, या कोई और बात थी, कैसे मरे, ये तो देखने के लिए पुलिस और डॉक्टर को तुम भेज दोगे वहां पे। लेकिन ये टर्टल मर गए तो इसके लिए पुलिस नहीं आएगी वहां पे, डॉक्टर भी नहीं आएगा, यहाँ पर कौन आएगा, इकोलॉजिस्ट, ठीक है। वो क्या करेगा आके, इनके हैबिटेट की स्टडी करता है। और हैबिटेट की स्टडी क्यों करेगा, हैबिटेट मीन्स इसका सराउंडिंग, मतलब जहाँ रहता है, पहले तो जहाँ रहता है वो बेटर करने का। ये कोस्टल एरिया पे थोड़ा पानी में था, यहाँ पे मान लो मर गया तो ऊपर आके मर गया है, तो यहाँ रहता था, तो अब ये जो इसके हैबिटेट इसका, तो ये पानी में हो गया, ये वाला कोस्टल एरिया हो गया हैबिटेट। अब इकोलॉजिस्ट क्या करेगा, यहाँ के देखता है कि इस वाले कोस्ट पे क्या कारण था कि यहाँ इतने सारे टर्टल मर गए, है ना, कोस्टल एरिया में, यानी इनका इंटरैक्शन किससे हुआ था, उस इंटरैक्शन की स्टडी करेगा। तो पता चला इस टर्टल का इंटरैक्शन हुआ था इसी कोस्ट में पानी से, जो कि पानी क्या हो गया था, पॉल्यूटेड हो गया था, बहुत टॉक्सिकेटेड हो गया था, ड्यू टू कमिंग ऑफ रिवर्स। तो रिवर्स से आके पोल्यूशन लाई थी, कोस्ट पे गंदगी गिरी और ये टर्टल मर गए। तो किसने बताया, इकोलॉजिस्ट ने। क्यों, क्योंकि ये इन्वायरमेंटलिस्ट नहीं है, इकोलॉजिस्ट है। इन्वायरमेंटलिस्ट क्या होते हैं, जो इन्वायरमेंट को बचाने का काम करते हैं विदाउट एनी स्पेशलाइजेशन, है ना। तो सुंदरलाल बहुगुणा, चिपको मूवमेंट, वो इन्वायरमेंटलिस्ट है। मेधा पाटेकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इन्वायरमेंटलिस्ट है, दे आर नॉट इकोलॉजिस्ट। इकोलॉजिस्ट बनने के लिए तुम्हें स्पेशल स्टडी करनी पड़ेगी। हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में था एमएससी इन इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है, तो इस तरह की स्टडी कर सकते हो, फिर तुम प्रॉपर इकोलॉजिस्ट बन जाओगे। इन्वायरमेंटलिस्ट मतलब सिर्फ इन्वायरमेंट को हम बचाने की ऐसी कोशिश करते हैं जिसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता।
यहाँ पे स्पेशलाइजेशन इकोलॉजिस्ट बनने के बाद तुम प्रॉपरली समझ जाओगे कि भाई कहाँ पे कोई अगर स्पीसीज मर रहा है तो क्यों मर रहा है ना, वो सारी जानकारी तुम्हें मिल सकती है। तो इकोलॉजिस्ट किसका है? इन्वायरमेंट का डॉक्टर है, इन्वायरमेंट का कह सकते हो डॉक्टर ही है, क्योंकि यही पता करता है क्या रीजन रहा है इनके मरने का, है ना। तो इसलिए इकोलॉजिस्ट जरूरी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिवीजन ऑफ इकोलॉजी की। इकोलॉजी तो डिफाइन कर ही लिया तुमने, डिवीजन ऑफ इकोलॉजी। तो दो तरह से इकोलॉजी को हम डिफाइन करते हैं, एक होता है ऑटो इकोलॉजी, दूसरा होता है सिन इकोलॉजी। ओके, ऑटो इकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, किसी एक की स्टडी अगर हम कर रहे हैं, है ना, इंडिविजुअल की स्टडी कर रहे हैं, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की या इंडिविजुअल स्पीसीज की, तो उसको ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। तो इंडिविजुअल प्लांट या इंडिविजुअल फ्लोरा फौना, उसका इन्वायरमेंट से कैसा इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन की स्टडी को क्या कहते हैं? ऑटो इकोलॉजी। इंटरेक्शन की स्टडी इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल और इन्वायरमेंट की है। एक ही इंडिविजुअल, एक प्लांट स्पीसीज या एक जानवर, उसका इन्वायरमेंट से। सिन इकोलॉजी में क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की स्टडी, है ना, मतलब कई सारे ऑर्गेनिज्म एक साथ एक ग्रुप में कैसे, क्योंकि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात करोगे तो वो कम्युनिटी बनाते हैं, समुदाय बनाते हैं, है ना। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स मतलब एक ही जगह पे, सपोज वहां पे बर्ड भी है, स्नेक भी है, मॉस्किटो भी है ना, और भी कई सारे प्लांट्स हैं और भी एनिमल्स हैं। तो वो सब मिलाकर क्या बनाते हैं? कम्युनिटी या समुदाय। तो जब हम पूरी कम्युनिटी की स्टडी करेंगे, है ना, सिन इकोलॉजी क्या करता है? इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, और ऑटो इकोलॉजी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड द इन्वायरमेंट। ठीक है, ऑटो इकोलॉजी एंड सिन इकोलॉजी, समझ गए? या कम्युनिटी का इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन समझना है, यहाँ इंडिविजुअल किसी भी एक का इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन को समझना होता है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हम इकोलॉजी पढ़कर क्या करेंगे। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोलॉजी। व्हाई वी आर स्टडिंग इकोलॉजी, इस पर थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि अब यहाँ से ये जो ऑब्जेक्टिव हम पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद हम इकोलॉजी में आगे चलेंगे कि कैसे स्टडी होती है। तो सबसे पहले तो देखो, अगर बात करो कि किसी भी हैबिटेट, स्टडी ऑफ हैबिटेट, हम किसी भी हैबिटेट की स्टडी करते हैं, क्यों? क्योंकि उसी हैबिटेट में क्या होता है? इंटरेक्शन होता है, किसका? स्पीसीज का उसके इन्वायरमेंट से, या एक्सटर्नल सराउंडिंग से, या फिजिकल सराउंडिंग से। जब तक उसके घर नहीं जाओगे, हैबिटेट में नहीं जाओगे, जैसे ऑलिव रिडले टर्टल के तुम घर गए ना कोस्ट पे, तभी तो पता चला कि उस स्पीसीज का उसके फिजिकल सराउंडिंग से कैसे इंटरेक्शन हुआ था, क्यों मरा वो। सेकंड, अगर हम ये पता कर लें कि भाई जो भी स्पीसीज है उसका लाइफ का प्रोसेस कैसे चलता है ना, कैसे सोता जागता, उठता बैठता, खाता पीता, सांस लेता है, क्या करता है, कैसे करता है वो, तो उसका पूरा लाइफ प्रोसेस हमें समझने में हेल्प मिलती है। इकोलॉजी ये हमें बताता है कि लाइफ प्रोसेस कैसे चल रही है और कैसे वो अडेप्ट कर रहा है आज के टाइम में। अच्छा, एक मैं क्वेश्चन तुमसे पूछता हूँ कि भाई जब सब कुछ स्पीसीज मर रहे हैं, ठीक है, मर रहे हैं, तो हम उनको बचाना है हमें, और हम उनको बचा नहीं सकते, ध्यान रखना इस बात का, मैं पूछने वाला था लेकिन मैं बता ही दे रहा हूँ, हम बचा नहीं सकते, हमें अडेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज 60 डिग्री टेम्परेचर आ गया तुम्हारे इन्वायरमेंट में, तो तुम्हें अडेप्ट करना पड़ेगा, अपने बॉडी को इस तरह का बनाना पड़ेगा ताकि तुम 60 डिग्री टेम्परेचर को रेजिस्ट कर पाओ। कोरोना आया तो वैक्सीन आई, तो वैक्सीन क्या हुआ? वैक्सीन ने तुम्हें इम्यून बनाया, वो क्या हो गया? एडेप्टेशन हो गया, हम अब एडजस्ट कर गए सब लोग। कोरोना अभी भी है, बट हम एडजस्ट कर चुके हैं, वैक्सीन है या फिर अपनी लाइफस्टाइल में तुमने चेंज कर लिया है या कुछ भी है,
तो एडेप्टेशन हो चुका है। एडेप्टेशन जरूरी है, क्यों? क्योंकि विदाउट एडेप्टेशन अभी लाइफ को हम लोग बचा नहीं पाएंगे किसी को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट था, लेकिन अभी सबसे बड़ा इशू है, मतलब मेजर एक काम है सबके लिए, वो है एडेप्टेशन, है ना। हम आने वाले टाइम को चेंज तो नहीं कर सकते, ग्लोबल वार्मिंग को कम नहीं कर सकते, रेट को कम कर सकते हैं लेकिन खत्म नहीं कर सकते। वार्मिंग होनी है। 60 डिग्री टेम्परेचर 5 साल में बढ़े या 10 साल में बढ़ना ही है। या 20 साल तक तुम रोक लो इसको, लेकिन 20 साल के बाद भी ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये रुकेगा नहीं। तो चाहे 20 साल तक तुमने रोक लिया, अच्छी बात है, और 20 साल सबकी लाइफ बढ़ जाएगी अगर रुक गया तो। और जब ये रुक गया उसके बाद नहीं रुकेगा, तो फिर क्या करना है, हमें एडजस्ट करना पड़ेगा इसी टेम्परेचर के साथ। दैट इज एडेप्टेशन ना। और एक ही तरीका है हमें आज के टाइम में लाइफ को बचाने का, स्पीसीज को बचाने का, कि एडेप्टेशन की प्रोसेस को वो किया जाए, तभी हम बच सकते हैं। क्योंकि जो इन्वायरमेंट में चेंज हो रहे हैं, उन चेंजेस को कोई रोक नहीं पाएगा। और उसको रोका तो क्या रुकेगा बताओ? जो पूरा वर्ल्ड एक ही नारा दे रहा है, डेवलपमेंट का, तो डेवलपमेंट रुक सकती है। इफ यू वांट टू स्टॉप द डेवलपमेंट, तो क्या करना है हमें? इन्वायरमेंट को खराब करना ही पड़ेगा, एक्सप्लॉइट करना ही पड़ेगा। और इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट करेंगे तो उसका इफेक्ट भी आएगा ही आएगा। जब वो इफेक्ट आएगा तो हमें क्या करना है? एडेप्टेशन मेथोडोलॉजीज को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। समझ गए? क्योंकि रुक ही नहीं सकता डेवलपमेंट, रोक ही नहीं सकते। जब डेवलपमेंट नहीं रोकोगे तो एक्सप्लॉइटेशन भी नहीं रुकेगा इन्वायरमेंट का, और इफेक्ट आएगा तो लोग मरेंगे। तो मरने से बचने के लिए क्या करना है? हमें उसी नए इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट करवाना है। ठीक है, तो ये भी इकोलॉजी ये सब में हेल्प करता है। नेक्स्ट, व्हाट वी कैन से, who is coming at this time? मोहित इतना लेट क्यों होते हो? मोहित किधर गया ये? मोहित हो गया क्या? अच्छा देखो। हेलो हेलो। हाँ, हेलो हेलो। मोहित तुम इतना लेट क्यों हो हाँ रहे जी सर। एक्चुअली सर ना मैं थोड़ा आज मतलब कहीं गया हुआ था तो विजिट पे ही था मतलब। हो? कोई हाँ। बात नहीं, कोई हाँ सर, वो जॉब भी करनी होती है ना तो इस वजह नहीं से नहीं, थोड़ा ठीक है बिजी। ठीक है। जॉब, हाँ तुम्हारी जॉब भी है, सही बात है। हम्म। थोड़ा मैनेज करो, ज्यादा ज्यादा, है ना। चलो कोई नहीं, ये नहीं नहीं वीडियो नहीं सर, वीडियो देख पूरा लेना बाद पूरा में, ठीक है। मैं एक्चुअली आपका क्या है ना सर, मैं फिर वो जो अपना आपका यूट्यूब चैनल है ना, तो उस पे ये सब देख लेता हूँ मैं मतलब ना। ठीक है ठीक है। सब्सक्राइब किया तुमने? हाँ हाँ सर, सब्सक्राइब किया हुआ है सर ऐसी बात नहीं है। अच्छी बात है, चलो ठीक है, आगे देखते हैं। हम्म। रिलेशनशिप अभी क्या हम कर रहे थे, इकोलॉजी की। अभी तो जी नया नया जी सर। चैनल है, अभी तो उसमें 10-12 लोग ही है। धीरे धीरे उसमें कुछ नहीं नहीं डेवलपमेंट हो सकती है। नहीं, अभी हो बताता हूँ जाएगा मैं, सर बहुत मतलब। टाइम लगेगा अभी, ये जल्दी नहीं होगा। नहीं नहीं सर, हो जाएगा, कोई नहीं। अब मैं पूरा पूरा सपोर्ट करूंगा सर उस चीज के लिए ना। हाँ, अरे पढ़ाई करो पहले, तुम लोग अपनी पढ़ाई पहले करो, सपोर्ट बाद में, है ना। पहले खुद तुम लोग देखो नहीं कि नहीं अपने आप को मैनेज कर लो, और उसके बाद नहीं जो नहीं सर टाइम वो बचता है, देन यू कैन टेल अदर्स कि ठीक है क्लास चल रही है, और भी कोई ज्वाइन करना चाहता है तो उसको बता सकते हो, है ना। ठीक है ठीक। वेल चलो अब आगे देखते हैं हम। कहाँ पे थे? हाँ, जो इकोलॉजी है इसकी बात कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव। तो अगर हम ये एडेप्टेशन का जो प्रोसेस है वो कर लेते हैं, तो इसमें और भी कुछ बात आती है, जैसे कि पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर कितने स्पीसीज हैं, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, उनके वितरण की डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस, है ना, कहाँ कहाँ पर है और कितना है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस ये भी ऑब्जेक्टिव है पता करना। क्योंकि जब हमें पता चलेगा कितना स्पीसीज किस जगह पे है ना, और किस लोकेशन पे कितना है, तो फिर हम आगे उस पर काम कर पाएंगे, उसको रिजॉल्व कर पाएंगे इशू को, या बचा पाएंगे। तो कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है। कंजर्वेशन, अगर हमें पता चल गया प्रॉब्लम क्या है और कौन सा स्पीसीज अफेक्टेड है, तो फिर उसको हम कंजर्व और मैनेज करने की बात करते हैं, है ना, ऑफ स्पीसीज। क्योंकि स्पीसीज
से डायरेक्टली लिंक क्या है? रिसोर्सेज। अगर स्पीसीज गया तो रिसोर्सेज जाएगा, और रिसोर्सेज जाएगा तो हमारी लाइफ पे बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा। और ऑब्जेक्टिव क्या है? बायोटिक एंड अबायोटिक इंटरेक्शन को समझना। मैंने बताया ना, 2 तरह के इंटरेक्शन होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक इंटरेक्शंस। इनको भी समझना इकोलॉजी का एक बहुत मेजर ऑब्जेक्टिव होता है। फिर इकोसिस्टम। अब तुम इकोलॉजी पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली तुम इकोसिस्टम को भी समझोगे। रेलेवेंस ऑफ इकोसिस्टम एंड इट्स फंक्शन। इकोसिस्टम का रेलेवेंस क्या है और वो काम कैसे करता है। इकोसिस्टम एंड फंक्शन, उसका फंक्शन भी कैसे। तो अगर इकोसिस्टम को समझना है तो हमें इकोलॉजी समझना है। तभी मैंने तुम्हें पहले ही कहा, अब देखो यहाँ लॉजिक है ना, कि व्हाई आई हैव टोल्ड यू दैट यू मस्ट गो थ्रू दिस सीक्वेंस, इजंट इट? सीक्वेंस क्या था यहाँ पे? देखो, पहले इन्वायरमेंट, फिर इकोलॉजी एंड देन इकोसिस्टम। बहुत लोग ये गलती करते हैं, कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं तो पहले इकोसिस्टम कर लेते हैं या फिर कुछ और भी टॉपिक्स कर लेते हैं। टाइम क्या ज़्यादा हो गया क्या? अच्छा, ये 10-13 हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोलॉजी, ये हो गया। कल से हम अब इकोलॉजी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो, ओके देन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड गुड नाइट। नाइट सर।